आवागमन की, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आवागमन की सुविधा हुई है। और हर क्षेत्र में 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, काफी विकास हुआ है। बहुत लंबी फहरिस्त है। और मैं वही कल जब राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ आई थी तो उन्होंने भी इस विकास यात्रा का जिक्र किया था जनजातीय गौरव दिवस में, और उन्होंने एक उदाहरण दिया क्रांति गौड़ का, जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम की हिस्सा रही थी, कि कैसे जो आदिवासी बेटियां हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, वो अब विकास कर रहे हैं। आप भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, तो आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं कि बस्तर ओलंपिक से इंटरनेशनल ओलंपिक तक बच्चे जा सकें, जो छत्तीसगढ़ के रिमोट इलाके के बच्चे हैं? एक और इसमें कपिल के उसमें कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपके नेतृत्व में कायाकल्प हो रहा है राज्य में, तो प्रधानमंत्री जी से मिले प्रोत्साहन को कैसे देखते हैं? और चूंकि मुख्यमंत्री जी ने रोटी की बहुत बात की, तो इनको चावल की एक रोटी है उलचा रोटी, वो बहुत पसंद है गुड़ के साथ। देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज कह सकते हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के विकास कामों को लेकर यहाँ की प्रशंसा की है। उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। और उनके इस तरह के प्रोत्साहन से निश्चित रूप से हम लोगों को काम करने में ऊर्जा मिलती है, और हम लोग दोगुने ताकत से विकास की ओर आगे बढ़ पाते हैं। और छत्तीसगढ़ से उनका विशेष लगाव है, काहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने संगठन प्रभारी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखा है, जाना है, पहचाना है। और अब जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास की बात को लेके उनके समक्ष जाते हैं, तो अपेक्षा से ज़्यादा ही आशीर्वाद उनका हम लोगों को मिलता है। और जहाँ तक बस्तर ओलंपिक की आपने बात कही, वैसे छत्तीसगढ़ एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है, उर्वरा शक्ति से भरपूर मिट्टी भी है, और बहुत अच्छे लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरे देश में आज कहा जाता है। लेकिन नक्सलवाद एक बहुत बड़ा विकास में बाधक था, और वो भी विशेषकर एक समय तो पूरा प्रदेश ही था, हमारा सरगुजा संभाग भी था, बस्तर भी था। लेकिन सरगुजा पहले मुक्त हो गया, लेकिन बस्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने का फायदा भी हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद भी मिला, और हमारे जवान साहस के साथ नक्सलवाद के साथ करीब अभी हमारी सरकार को 2 साल होने को आ रहे हैं। तो आज पूरा देश आप भी जानते हैं कि बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान लड़ रहे हैं, और सफलताएं हम लोगों को मिल रही हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, और बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। बसव राजू से लेकर हिड़मा तक सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं, और इनके न्यूट्रलाइज होने से एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो उस क्षेत्र के लोग गांव से बाहर नहीं निकले थे, उनको देश दुनिया विकास कुछ पता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इनको कैसे देश दुनिया से जोड़ा जाए, और पिछले साल बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे, जिसमें 1,65,000 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, और भव्यता के साथ ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें हमारे जो निर्दोष लोग जो नक्सल पीड़ित थे, जिनका पैर किसी का जो गंवा चुके थे, आंखें किसी की चली गई थी, वो लोग भी बस्तर ओलंपिक में भाग लिए, और जिसका समापन हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। और इस साल और बताते हुए हमको गौरव होता है कि इस साल तो 4.25 लाख के आसपास पंजीयन हुआ है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन था, इस साल 4.25 लाख के आसपास पंजीयन हुआ है। और अभी खेल चल रहा है बस्तर ओलंपिक का,
उसके बाद बस्तर पंडुम भी कराए थे। बस्तर ओलंपिक के बाद बस्तर पंडुम, उसमें बस्तर के लोगों का उनका व्यंजन, उनका वेशभूषा, उनका नृत्य, उनका वाद्य यंत्र, ये सब को लेके बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब उत्सव होता है, तो उसका भी आयोजन किए थे जिसमें 47,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल भी उससे भी ज़्यादा भव्य हम लोग बस्तर पंडुम को करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बस्तर ओलंपिक में और बस्तर पंडुम में जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि वो लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। आप देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके शासनकाल में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होगा। ऐसा क्या ब्लूप्रिंट बदला जो पिछली सदी से लेकर अभी तक नक्सलवाद जो सरवाइव कर रहा था उसे सक्सेसफुली मिटाने की पूरी कवायद भी हो रही है और नक्सली खुद सरेंडर भी कर रहे हैं? वो क्या है? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार का फॉर्मूला है या आपका भी ब्लूप्रिंट अगले कुछ महीनों के लिए क्या है? वैसे तो हम बता चुके हैं कि डबल इंजन सरकार का फायदा है, और जैसे ही हम लोग सरकार में आए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ आकर बैठक लिए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए, जेटीएफ का गठन किए, जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ। जितने भी नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं, सबने एकजुटता के साथ नक्सलवाद के साथ में लड़ाई शुरू की, तो इसका लाभ हुआ। और जो स्थानीय लोगों की भर्ती हुई, एक तो सीआरपीएफ का बटालियन है, बस्तर बटालियन, फिर आपका दंतेवाड़ा फाइटर्स, आपका बस्तर फाइटर्स हैं, इसमें लोकल लोगों की जो आत्मसमर्पित लोग हैं या लोकल युवा हैं उनकी भर्ती हुई और वो लोग भी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी, तो इसका भी लाभ, इसका भी लाभ, नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, इसका भी लाभ हुआ है। इसको कैसे कर दिखा रहे हैं अब आप इसको? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि तो डबल इंजन सरकार का लाभ हुआ, फिर जेटीएफ का गठन हुआ, स्थानीय लोगों की भर्ती हुई और लगातार हमारे गृह मंत्री जी हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों जवानों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, कैंप में गए, उनके साथ भोजन किए, उनके साथ वार्तालाप किए, तो उनका हौसला बढ़ा और इस तरह से हम लोग इस नक्सलवाद की लड़ाई में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। बिल्कुल, आपके कार्यकाल के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तो 25 साल पूरे हुए ही हैं, 2 साल पूरे हो रहे हैं। हमने देखा कि पहले कार्यकाल में पहला साल जो था उसमें आपने नारा दिया कि साए साए विकास हो रहा है आपके उसके पे। हम दूसरे साल में देख रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है और ठाए ठाए हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्या अब खत्म होने वाला है? मतलब ये ठाए ठाए आपकी उपलब्धि है दूसरे साल में? देखिए, अभी आने वाला 13 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होंगे और जब हम लोग 2023 में सरकार में आए तो एक सबसे बड़ी समस्या था कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास खो चुका था। मतलब पिछली जो सरकार थी वो जनता का विश्वास खो चुका था, कहे कि उसके पहले के विधानसभा चुनाव में उस समय की सरकार को एक बड़ा जनादेश मिला था और 36 वादे भी उन्होंने किए थे और 5 साल उनको सरकार चलाने का पूरा अवसर भी मिला, लेकिन 36 वादे में एक भी वादा उन्होंने 100% पूरा नहीं किया, बल्कि 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, अत्याचार बहुत बढ़ा, अपराधगढ़ के नाम से हमारा छत्तीसगढ़ जाना जाने लगा और हर चीज में भ्रष्टाचार हुआ। आपका कोयला में, आबकारी में, डीएमएफ में, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ और आज उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोग बेल में हैं और कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। मुख्यमंत्री जी, आबकारी घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे आरोपी जेल में हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। इन आरोपों को कैसे देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बदले की भावना से बिल्कुल काम नहीं करती है। जो भी मतलब लोग दंडित हो रहे हैं वो पूरे साक्ष्य और तथ्य के आधार पर हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदले की भावना से बिल्कुल हम लोग काम नहीं करते हैं।
आप अगर थोड़ा पानी लेना चाहें शायद आपके गले में थोड़े, ठीक। नक्सलवाद पर भी तो यही सवाल आता है ना कि क्या ये राजनीतिक घोषणा है या फिर राजनीति से प्रेरित है, नक्सलवाद खत्म करने की कवायद, ये भी सवाल उठता है। देखिए, हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं और बस्तर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब अविभाजित था, एक जिला था, तो केरल प्रांत से बड़ा वो जिला था और वो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है और एक तरह से स्वर्ग है। वहाँ पर अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, आपका बुजमाड़ जैसा लंबा चौड़ा डेंस फॉरेस्ट है, सैकड़ों तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और प्रभु श्री राम का ननिहाल और जो अबूझमाड़ है दंडकारण्य कहलाता था, तो प्रभु श्री राम का भी 14 वर्षों के वनवास में सबसे ज़्यादा समय उस क्षेत्र में बीता है। माता सबरी का ये भूमि है, तो हमको तो विकास करना ही था, इसलिए नक्सलवाद को समाप्त करना ही था। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ का वास्तविक विकास चाहते हैं और इस रोड़ा को हटाना था जिसको हटा रहे हैं। बिल्कुल, आपने हिडमा के एनकाउंटर का जिक्र किया अभी, और बस्तर के विकास के रोड मैप की राह भी इसके आगे ही जाती है। अभी नवंबर में ही हमारा बिहार में पावर प्ले हुआ था। हमारे एडिटर इन चीफ राहुल कंवल यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री जी से पूछा था हिडमा के बारे में ही कि अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं हिडमा या उनके साथी, तो उनको क्या संदेश है। तो गृह मंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि पुनर्वास ही एकमात्र रास्ता है और अगर कोई पुनर्वास नहीं करता है तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिडमा के बाद अगर कोई जो बचे हुए नक्सली हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, कैसे वो मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं? आपकी जो पुनर्वास पॉलिसी है वो पहले से कैसे अलग हुई है? देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए तो उस समय हम लोगों के पास ये भी चुनौती थी कि नक्सलवाद समाप्त करना ही मतलब पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में विकास को भी पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहें और पुनः उस क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं पनपे। और इसके लिए हम लोग एक नियत नेलानार योजना शुरू किए। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और उसके माध्यम से जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए और हमारे गांव नक्सल मुक्त होते गए, तो वहाँ पर नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं को हम लोग पहुँचाना शुरू किए। आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है। उधर राशन भी नहीं पहुँचता था, राशन कार्ड लोगों के मतलब बन रहे हैं, राशन भी पहुँच रहा है। दूर संचार के साधन खड़े कर रहे हैं, स्कूल वहाँ खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। तो सरकार की जो भी योजना है उसको नियत नेलानार योजना के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। और रही पुनर्वास की बात, तो एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग लेके आए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी प्रदेश के बैठे हैं, इन्होंने शुरुआती दौर में कई प्रदेशों का दौरा भी किया, वहाँ के पुनर्वास नीति का अध्ययन भी किया और सब मिला जुला के हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति भी लेके आए। और उसी का परिणाम है कि आज 2000 से ज़्यादा लोग आत्मसमर्पण भी किए हैं। इसमें मतलब जो आत्मसमर्पित करते हैं तो उनको 3 साल तक 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीना आर्थिक सहयोग, उनका स्किलिंग करा के उनको स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार से जोड़ने का काम। और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो भूमि के लिए मतलब जमीन खेती के लिए 1 हेक्टेयर उनको जमीन, सरकारी क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल जमीन। और अगर कोई इनामी है वो आत्मसमर्पण करता है तो उसका राशि उसी को वापस, पहले वो सुरक्षा में चला जाता था। तो ये सब हम लोग नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था किए, तो उसी का परिणाम है कि आज इतने बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। एक
मनोज, आप कुछ कह रही थी? 2047 की जब बात करते हैं विकसित भारत की, उसमें छत्तीसगढ़ को और आसपास के पूरे इलाके को कहाँ देखते हैं? और आपको लगता है कि मोदी की गारंटी जिसकी बात हुई है वो आपके कार्यकाल में आपने उसको कितनी सफलता से जमीन पर उतारा है? जब हम लोग सरकार में आए तो सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा करना है। कहे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ने 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और आज बताते हुए गौरव होता है कि आज 2 साल भी नहीं हुए हैं और करीब 1.5 साल में ही हम लोग मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा किए हैं। एक तो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। पिछली सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये आश्वस्त किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज ये 2 साल के अंदर में सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं, सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और बराबर हर गांव में पंचायत में मकान बन रहे हैं। उसके बाद ये धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनसे भी वादा था कि हम उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। वो वादा भी पूरा कर रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो भी वादा पूरा कर रहे हैं। इतना तक कि 13 लाख किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया उसको भी दिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में अभी 21वां किस्त दे चुके हैं। 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीना भेजते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहाँ पर गरीब लोग, जनजाति समाज के लोग, जिनका तेंदुपत्ता से भी बड़ा गहरा नाता है, हरा सोना उसको बोलते हैं, तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 वो किए हैं और उनका पूरा तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, बोनस वापस दे रहे हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। गरीब लोग गर्मी के दिनों में जंगल जाते थे, खाली पैर जाते थे, कई बार कांटा खोटी लगता था, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाती थी, पैर काटना पड़ता था। पिछली सरकार में भी बंद हो गया था। सरकार में आने के बाद फिर हम लोग चरण पादुका योजना शुरू किए हैं और आने वाले साल तो हम लोग पुरुष जो तोड़ते हैं तेंदुपत्ता उनको भी देने वाले हैं, चरण पादुका देने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, चूंकि आपके परिवार का जनसंघ का भी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आपने अपना सियासी सफर दिलीप सिंह जूदेव जैसे नेताओं के साथ शुरू किया, जो मतांतरण के खिलाफ देश भर में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेरी सहयोगी भी ये कह रही थी, हम थोड़ी देर पहले हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो मतांतरण को लेकर क्या आपका स्टैंड अभी भी वही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले बस्तर में शव न दफनाने देने का मामला अपने आप में शायद अनोखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँचा। तो कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि एक शव को क्या उसके गांव में दफनाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने 5 बार सांसद के रूप में, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से सांसद रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और उनके साथ 25 वर्षों तक हमने काम किया, जिन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना भी देखा था। और आज मतलब उन्हीं के आदर्श पर हम चलते हैं। और क्या प्रश्न था एक में थोड़ा सा? मतांतरण को मतांतरण तो हम लोग बेसिकली वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है
और आज जो पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी जनजाति समाज का है, तो इनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए बनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। आज हजारों प्रकल्प 52 या इसके 54 में ही खुला हुआ था। और जो आपके जिले में 52 या 54 के दशक में ही 52 में 1952 में इसकी स्थापना श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी ने किया था। आज हजारों प्रकल्प के माध्यम से पूरे देश में जनजाति समाज का विकास का काम, इनके संरक्षण का काम बनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। तो दिलीप सिंह जोदेव जी भी हमारे जसपुर से ही थे और उस क्षेत्र में कुनकुरी में एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है और हेल्थ और एजुकेशन चर्च वालों का उस क्षेत्र में उसके माध्यम से काफ़ी उनका बोलबाला है। तो धर्मांतरण भी खूब होता था। तो माननीय दिलीप सिंह जोदेव जी ने घर वापसी कार्यक्रम शुरू किया। लाखों लोगों को जो कन्वर्ट हो गए थे उनको अपने हाथ से उनका पैर धोते थे। एक राजा होते हुए कन्वर्टेड लोगों का अपने हाथ से पैर धोते थे और यज्ञ अनुष्ठान करा के उनको मतलब हिंदू बनाते थे फिर से। तो ऐसा लाखों लोगों को उन्होंने वापस हिंदू बनाया। और ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है, आज उनके सुपुत्र श्री प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और तो वो भी स्पष्ट कहते थे कि हम लोगों को कोई ईसाई धर्म से कोई विरोध नहीं है और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो लोग अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी की अशिक्षा का फायदा उठाया जाए, किसी की गरीबी का फायदा उठाया जाए, किसी को बहला फुसला के उसका अगर धर्म का परिवर्तन कराते हैं, सेवा करके फिर उसको सौदा किया जाए कि आपका इस सेवा किए तो आप ईसाई बनो, तो इसके खिलाफ वो रहते थे, लगातार उसके खिलाफ रहते थे। और हम भी आज उस पर कायम हैं कि आज ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी के आप अगर गरीबी का फायदा उठा के, किसी की अशिक्षा का फायदा उठा के किसी को मतलब चंगा